फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12th का हिंदी का पेपर। इसमें आपको बताऊंगी किस क्वेश्चन आपको कौन सा कितने मार्क्स का आता है और उसको कैसे करना है, और साथ साथ आपको उसके आंसर भी बताते चलूँगी सभी क्वेश्चनों के। और एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी बताऊँ उसको आप अच्छे से सुनना, क्योंकि वो भी अपने आप में क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको 10th का बताया था उसी तरह से। तो टाइमिंग इसकी भी सेम होती है, 3 hours 15 मिनट। तो फटाफट देख लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप जो भी जीवन परिचय वगैरह याद करते हैं, साहित्य परिचय, तो उसमें याद कर लिया कीजिए। और स्टार्टिंग में 3-4 पेज बुक्स में होते हैं जो डिटेल होती है, वो पढ़ लीजिए। तो उससे जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा कि टाइम पूछा जाता है भारतीय युग का, द्विवेदी युग का, तो आप इनको याद कर लीजिए। तो भारतीय युग की समय सीमा इसमें से कौन सी है, ये फर्स्ट ही है, 1868 से 1900। फिर उसके बाद ये वाला अगर पूछे 1900 तो ये द्विवेदी युग का है। और जो थर्ड जो हमारा 1919 से 1938 ये छायावादी युग का है। तो आप तीनों ही याद रखना। मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा जो भी बताऊंगी वो सभी आंसर ही होंगे, अपने में क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर होगा 1868 से 1900। सेकेंड वाला है हमारा द्विवेदी युग, तीसरा है हमारा छायावादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरदार पूर्णा सिंह किस युग के निबंधकार हैं। एक निबंधकार हैं, तो ये द्विवेदी युग के हैं। इंदुमती कहानी के लेखक ये हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, कौन थे ये प्रताप नारायण मिश्र। चिंतामणि के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, की निबंध है। आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। दोहा कोश किया जाता है सरहपा। बिहारी सस्ते की भाषा क्या है, ये ब्रज भाषा में लिखा है। रीतमुक्त कवि हैं ये आपके घनानंद। और सरस्वती पत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी और ये 1900 ईस्वी में आई थी। क्लियर। उसके बाद वो 10 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के। अब आएगा आपका संदर्भ और व्याख्या किस तरह से करते हैं। तो आपको 2 प्रोज में मिलेगा, उसमें से एक करनी होती है, गद्य में से 2, काव्य में से एक करनी होती है, और संस्कृत में 2 में से एक करनी होती है। तो मैं आपको एक एक पैटर्न बताते चल रही हूँ, पूरा नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो उसी का अकॉर्डिंग करते जाइए। तो आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लीजिए, उसकी पहचान और उसके लेखक के नाम, ठीक है। तो उन्हीं से आप में फंस जाएगा, पूरा बोर्ड तक का बता दे रही हूँ मैं। इसमें देखो पृथ्वी की विशाल प्रांगण, देखो राष्ट्र, इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र आपको जरूर मिलेगा, राष्ट्र और प्रगति उन्नति, ये मिले तो आपका ये चैप्टर कौन सा हो गया, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहला संदर्भ में आपको यही लिखना होता है, सेम प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। या नॉर्मल पूछे पाठ का लेखक ये, तो आप ऐसे लिख, बात एक ही है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है जो भी ये अंडरलाइन हो रही है, बस इसी का मीन्स अपनी लैंग्वेज में उसको कहते जाना है। कैसे स्टार्टिंग ऐसे करोगे कि लेखक कहना चाहता है कि, उसके बाद यही कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब किसी भी सभी के साथ मिलकर ही हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से आप इसी को उसी की भाषा में कहते जाएंगे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं आ रहा बोर्ड में बिल्कुल भी, तो आप यही लाइन सेम लिख देंगे। क्लियर। और आपको उस वर्ड का मीन्स आ रहा है तो थोड़ा बढ़ा के लिख दो। समन्वय का मतलब ये अर्थ बताना है। हमने से कोई एक उद्देश्य बनाया, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम जो भी प्रयत्न करेंगे, तो उसमें सामंजस्य स्थापित करना आपका समन्वय कहलाता है, ठीक है। समग्र राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है, वही सभी को साथ लेकर, किसी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह से आप इनके आंसर कर सकते हैं। किस किस के विकास की बात कही, ये राष्ट्र की, ये इस तरह से। उसके बाद ये आपका चॉइस होती है, आपको एक ही करना होता है। ये मगर उदास होना भी, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखो अशोक, ये पहचान है अशोक, अशोक के फूल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना। तो ये भी इस तरह से आप कर सकते हैं। संदर्भ रेखांकित, इनके आंसर आप इसको रीड करके दे सकते हैं, ठीक है। आपको पहचान बता दी, इसमें राष्ट्र मिलेगा, इसमें अशोक का फूल, तो ये आपका अशोक के फूल का है इस वाले चैप्टर। और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद सेम आपको
काव्य में करना है। ये दे रखा है, इसमें से मैं आपको एक बता दे रही हूँ जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था। इसको पहचानना है आपको सेम। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। गे घर को कहते हैं। आंसू द्रग मतलब आँख युगल में थे धरा को भिगोते। आय धीरे सदन पुष्प सदगंध को ले प्रातः काल सुपवन इसी काल वात्यानों में। इसको पहचानना है आपको। तो सबसे पहले संदर्भ आपका यही हो जाएगा, ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का महाकाव्य प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास के पवन दूतका से लिया गया है। किसने लिखा है इसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का एक महाकाव्य प्रिय प्रवास। ठीक है, उसी के अंतर्गत पवन दूतका से लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ हो गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इसी में करनी है। यहाँ से बैठी खन्ना एक दिवस से यहाँ से लेकर भिंगोते। तो इसमें क्या है कि कहानी ये है कि राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। तो आप इसी अपनी भाषा में कर देंगे कि राधिका का यहाँ से बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में अकेली युगल से धरा को भिगोते और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, अतः प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। ठीक है, जब पवन वहाँ से चलती है मतलब हवा, तो उनका दुख और बढ़ जाता है और उनके आंसू और तेज निकलने लगते हैं। इस तरह से अपनी भाषा में कर सकते हैं। सुपवन का अर्थ क्या है? यही पवन मतलब वायु। तो भाई हे पवन करके बोलती हैं कि तो मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही है। पुष्प सदगंध को लेकर कौन आता है? कौन लेके आता है? यही पवन लेके आती है। और घर में दुखी होकर अकेले कौन बैठी है? तो इसका नाम क्या है? राधिका। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक कर लो कोई भी दोनों में से। ठीक है, उसके बाद लेखक का आपको साहित्य परिचय देना है। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, जीवन परिचय करें साहित्य परिचय, आपको साहित्य परिचय लिखना होता है। तो उनकी कृतियाँ रचना जरूर याद किया करो। रचना तो लिखनी पड़ती है, 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। इससे पहले देखो ये पैसेज में जगती का अर्थ पूछा गया है, तो इसका मतलब पृथ्वी होता है। ठीक है, तो आपको एक ही करना है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी करो, चाहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनकी आप रचनाएं भी दे सकते हैं। पहले आप साहित्य परिचय देंगे, फिर आपको रचनाएं करनी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आप ये लिख सकते हैं, अशोक के फूल। वासुदेव शरण अग्रवाल की है आपकी माता भूमि या भारत की एकता। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आप लिख सकते हैं माटी होगी सोना। जब आप प्लान करेंगे जीवन परिचय तो उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारी। उसी तरह से आपका कवि का एक साहित्य परिचय देना है। जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवोध, मैथिली गुप्त। और इनकी रचनाएं बतानी है। जयशंकर प्रसाद की तो मैंने बहुत सारी बताई थी आपको जब 10th का मॉडल पेपर करवाया था, यही हाफिल एग्जाम वाला हिंदी का। आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध की आपकी फेमस है बहुत, प्रिय प्रवास। ठीक है, और बैदी वनवास। एक औरत चुभते चौपदे, आपको जो याद हो जाए वो कर लीजिए। उसके बाद है आपकी मैथिली शरण गुप्त की साकेत, यशोधरा। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। रचना जरूर करना कि इनसे आपको स्टार्टिंग में भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक कहानी करनी है, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। 3 कहानियाँ आपके सिलेबस में, बहादुर, एक ध्रुव यात्रा, एक पंचलाइट। आप इनमें से जो अच्छी लगे आप 2 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्वपठित खंड काव्य नायक का चरित्रण करना है। तो हमारे यूपी में आपका कौन सा चला है? त्यागपति वाला। ठीक है, तो इसके नायक में आपका हर्षवर्धन है। ठीक है, हर्षवर्धन। और नायिका बोले तो राजश्री, जो कि इनकी बहन थी। आप सर्ग ना करें। सर्ग में क्या होता है कि 5 करने पड़ते हैं और वो एक दे देगा तो आपको पता नहीं कौन सा दे दे। और इसमें क्या होता है कंफर्म है कि या तो हर्षवर्धन मिलेगा या राजश्री मिलेंगी। ठीक है, तो आप मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि आप सर्ग ना करें, आप हर्षवर्धन राजश्री याद कर लो, आपको दोनों में से एक डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, सर्ग में कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कौन सा मिले, तो आपको 5 करने पड़ेंगे और इसमें क्या आपको केवल 2 करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल होता है, न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है,
बहुत इजी लैंग्वेज में ये आप कर सकते हैं आराम से। तो ये कर लीजिए। इसका ध्यान रखना नायक है या नायिका है। तो यहाँ पे नायिका बोलते तो राजश्री का करना है, और नायक बोले तो हर्षवर्धन का करना है। ये 5 नंबर में मिला है आपको, ये कर दीजिए। उसके बाद सेम आपको संस्कृत में करनी है। संस्कृत में आपको ये बहुत सारी दफा आपको एक ही करनी है। तो मैं आपको श्लोक की बता दे रही हूँ, इस श्लोक की व्याख्या कर लीजिए, वो आपको पूरी फंस जाएगी। चैप्टर से अच्छा फिर श्लोक की कर लीजिए। तो इसका संदर्भ वही सेम लिखना होता है, नामे रोचते से लेकर भविष्यतम। इसका देखो किस तरह से इस श्लोक की व्याख्या करना इजी रहेगा। तो इस श्लोक का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि पुस्तक पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम से लिया गया है। किससे? जातक कथा के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है कि इसने बोला नामे रोचते, मतलब इसमें बोला कि तुम्हारे उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। रोचते मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, नामे रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता। किसका? उल्लू का अभिषेक, जो राज्यभिषेक होता है, तो वो बोला जा रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन अक्रोधस्य मुखम, ठीक है, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, मतलब भविष्य में बता रहे हैं कि क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, इसका मुख तो देखो। तो इसलिए बोला कि मुझे तुम्हारा उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये इसकी कहानी है। ठीक है, आप श्लोक कर लीजिए, तो इसमें से आपको अच्छा से जल्दी से हो जाएगा कम टाइम में, अगर आपको टाइम सेव करना है तो। उसके बाद आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको मुहावरे का अर्थ देना है। खेत रहना, खेत रहने का अर्थ होता है कि लड़ाई में मारे जाना। जैसे आप युद्ध में जो होते हैं उसमें बहुत लोगों की मृत्यु जाती है, आप वाक्य अपनी तरह से बना सकते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना, कॉमन सा बना लेते हैं कि पुलिस को देख के चोर भाग गया। ठीक है, घर की मुर्गी दाल दाल बराबर, इसका अर्थ क्या होगा कि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाना। क्लियर? उसके बाद देखो आपको एक संधि का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मध्य वर्ग का होता है, पूछा जाता है इसका। तो आपको छोटे ऊ की मात्रा देखना है। ठीक है, मधु प्लस अरि, छोटा वो बोलेगा इसमें। पवित्रम, ये बहुत पूछी जाती है। आयात संधि, ये कौन संधि? आयादी। जैसे हम देखो इसको आयात समझा दो, मैं एक क्वेश्चन आयात से जरूर आता है। जैसे पवन है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे, पो प्लस अन पूछा जाता है। ठीक है, और पावन कर दे तो इस पर 2 मात्रा, डंडा लगाओ ना ऐसे, तो आपको 2 मात्रा से तोड़ना है, पौ प्लस अन। ठीक है, ये सब आयादी संधि हैं। और देखो पावक, ये भी पूछी जाती है। अभी बताया डंडा है तो आपको 2 मात्रा लगा दो, पौ प्लस अक। ठीक है, तो पावक, ये भी आपकी आयादी संधि है। और देखो भवन, भवन भी खूब पूछा गया है। डंडा नहीं तो 1 मात्रा लेनी है, तो भो प्लस अन। ठीक है, भो प्लस अन। डंडा आ जाता तो 2 मात्रा लगानी, नहीं तो 1 लगानी है। तो आपकी पवित्र में भी अयादी संधि है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया है यड़ संधि का सूत्र बताना है। सूत्र भी पूछ ले जाते हैं, यड़ संधि का सूत्र। तो इसका सूत्र है इको ड़, अड़ नहीं आएगा, पहले रुको 1 मिनट, कैसे आएगा? इको यड़ ची, इकोयड़ची, ये इसका सूत्र है। ठीक है, बस आपको ये लिख देना, इकोयड़ची। ठीक है, ये किसका सूत्र है? यड़ संधि का। उसके बाद ये आपको राजन, राजा और सरता मतलब नदी, इनके आपको रूप पूरे याद कर लेने। जैसे आप 10th क्लास में बताए थे फल नदी के, उसके लिए इसी तरह से आपको ये, आप पूरी टेबल याद होगी तो आप इसका बना लेंगे। तो राजन का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? ये होगा राज्ञ। ये आप जब पूरी टेबल याद कर लेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। सरित का तृतीय बहुवचन, ये होगा सरिद्वी। ठीक है, उसके बाद ये सब 1-1 मार्क्स के हैं। 10 में देखो क्या करना है, पुरुष
और पुरुष, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर ये आगे चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग देना। पुरुष आपको पता है ये आदमी होता है, ठीक है, तो आदमी किस किस में है, इसमें 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 नहीं है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा, ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो। तो पुरुष, पुरुष का मतलब क्या होता है, पत्थर या कठोर, तो ये आपका आएगा बी आंसर, कठोर। बादल तो होगा नहीं, पत्थर भी नहीं होता, आदमी और कठोर, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो। जलद और जलदी देखो, एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो जलद, इसने बादल बोल दिया, यहाँ पे जलधि, तो जलधि कमल से तो कोई रिलेटेड है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, पृथ्वी भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, जलद पानी भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेट कर लिया हमने। अब देखो दा आ गया तो बादल हो गया, और धा आ गया तो समुद्र हो गया। ये ट्रिक याद रखना कि दा वर्ड आपका बादल से रिलेटेड है, जब पर्यायवाची पूछ लेते हैं, और धा आ जाए तो समुद्र का होता है, तो इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, धा में समुद्र के आते हैं, दा में बादल के आते हैं, पर्यायवाची भी बता दिए मैंने, ऐसे ट्रिक से कर लिया करो। उसके बाद एक शब्द के दो दो अर्थ आपको लिखने हैं, जैसे ये एक शब्द है, आपको चारों में से किसी एक दो शब्द लिखने हैं, अचल, आम, गुरु या जड़, इनमें से किसी के भी दो दो अर्थ लिख दो। तो मैं आपको चारों के बता देती हूँ। अचल का होता है जो ना चल सके, मतलब एक ही जगह रखे, पक्का हो जाए। ठीक है, जैसे पक्का हो गया, पर्वत हो गया। ठीक है, गतिविधि जो ना चल सके, ऐसे आम, आम का क्या होगा, आम एक प्रकार का फल, ये वाला आम हो गया। एक सामान्य, कहते हैं ना एक आम बात है ये हमारे लिए, सामान्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक फल भी होता है आम का फल, वो लिख सकते हैं, रंज लिख सकते हैं, मामूली भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पता है सामान्य बात है या मामूली सी बात है, तो आप इसके कई वर्ड होते हैं, जो बन करे वो लिख दिए। गुरु का मतलब क्या होता है, शिक्षक, बड़ा या भारी। ठीक है, दो लिख दो। जड़ का अचेतन, मूर्ख, मूल, ये सब जड़ के भाग होते हैं। तो आप इससे अर्थ भी निकाल सकते हैं भाग से ही। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आ गया। आपको एक ही करना है, मैंने आपको चारों बता दिए हैं। उसके बाद किसी एक वाक्यांश से तो उपयुक्त शब्द लिखने हैं। ये 3 शब्द दे रखे, ये आपके 2 मार्क्स के थे। ये भी देखो, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द देना। छिपाने योग्य, तो क्या हो गया, गोपनीय। कोई चीज़ गोपनीय होती तो बोलते हैं कि ये छिपाने, मतलब किसी को बताना नहीं। दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन। ठीक है, इस तरह से हलन सा लगा होता है, पूर्वाहन। और बाद का पूछे तो मध्याह्न बोलेंगे। ठीक है, जंगल की अग्नि बोले या वन की अग्नि बोले, बात एक ही है, तो इसके लिए वर्ण बन रहा था दावानल। इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। जंगल की आग या वन की आग, दावानल। नेक्स्ट देखो, शुद्ध रूप लिखना, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से शुद्ध कर सकते हैं इसको। मेरा बड़ा भाई आ रहा है तो मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी जो अच्छे लगे दो कर लो। उन दोनों की दुश्मनी, तो इसमें क्या लिखेंगे, उन दोनों में दुश्मनी है, ऐसे आप बना सकते हैं, तो सिंपल होते हैं बहुत। आई होप आपको अच्छे से तो आते होंगे, कर लेंगे। उसके बाद रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और करुण रस, ये 4 कर लीजिए। बोर्ड तक के लिए बता दिए मैंने, इनमें से आपको डेफिनेट एक मिल जाएगा। तो हास्य रस आप 10th क्लास में भी है, मैंने करवा भी रखा है। इसका स्थायी भाव कैसे लिखेंगे, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, क्या होता है, रति। और हास्य का होता है हाश, ये स्थायी भाव हो गया। वीर रस का पूछे तो उत्साह होता है, और शांति का पूछे तो निर्वेद होता है, स्थायी भाव। ठीक है, ये स्थायी भाव यार 10th में नहीं आते, सब इंटर में पूछे आते हैं। तो श्रृंगार का पूछे स्थायी भाव तो रति, हास्य का पूछे तो हाश, वीर रस का पूछे तो उत्साह, और शांति का पूछे तो निर्वेद, ये याद रखना। ठीक है, स्थायी भाव हो गए। उसके बाद डेफिनेशन वही, एग्जाम्पल आप लिख देना इसका, खीर पकाई जतन से, चरखा दे चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। किसी की वेशभूषा, आकृति, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी के भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास्य कहते हैं। श्रृंगार रस में भी ये प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन के इसमें बताया गया, आप जो भी अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। उसके बाद चौपाई और कुंडलियाँ, ये भी बहुत ईजी है। चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने,
4, दोनों में डिफरेंस बताया याद रखना। और प्रत्येक में कितनी कितनी मात्रा होती है? 16 16। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 16 मात्रा होती है। आपको कोई भी जो चौपाई याद हो वो आप लिख सकते हैं। कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कितने? 6। और प्रत्येक में कितनी कितनी मात्रा होती है? 24 24। ठीक है, ये डिफरेंस है। आप चौपाई कर लीजिए, चौपाई दोहा कर लीजिए। ठीक है, दोनों में अच्छे से रखना, जो अच्छा लगे आपको वो कर लेने हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 16 मात्रा होती है। एक एग्जाम्पल लिख दो कोई भी चौपाई। इसी से कुंडलिया में क्या करना है? 6 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 24 मात्रा होती है। दोहा में क्या होता है? दोहा में पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे में 11 11 है। और सोठा इसका जस्ट उल्टा होता है। सोठा में पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। मैंने सभी बता दिए 10th 12th के लिए। 12th में आपको ये आएगा चौपाई कुंडलियाँ, और 10th क्लास में आपका सोठा ही आ जाता है, सोठा और रोला। श्लेष और उत्प्रेक्ष अलंकार देखो। श्लेष की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आया हो, उसका अर्थ तीनों बार अलग अलग हो। मतलब जितनी बार यूज हुआ है कोई एक शब्द एक से अधिक बार यूज हो, प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। जैसे एग्जाम्पल कौन सा इसका? रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे पानी के अलग अलग अर्थ हैं 3 जगह। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है, तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और भेद रहित आरोप हो तो कौन सा होगा? तो आपका रूपक हो जाएगा। क्लियर? और एग्जाम्पल उत्प्रेक्षा का सिंपल सा, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। जनु मानो वर्ड आते हैं ना इनमें, तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक पत्र लिख देना, ये तो आपको आता ही है अच्छे से, जो अच्छा लगे। अथवा भी आप मोहल्ले की साफ सफाई के लिए लिख दो, या फिर लिपिक पद पे नियुक्ति के लिए। और लास्ट में आपको एक ऐसे लिखना अच्छा सा बड़ा। ये आपका एप्लीकेशन जो लेटर है आपके 6 मार्क्स के, बाकी ग्रामर जी थी 2 2 की थी, ऊपर के आपका 1 1 के थे। ये आपका 9 नंबर का है। ठीक है, आप इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कोरोना महामारी, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है, जो अवेयरनेस में ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं उसी से रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद आपका जनसंख्या हो गया, यानी पॉपुलेशन। ठीक है, और प्रदूषण, ये सब कर लीजिए। कोरोना महामारी पे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो ज़रूर कर लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, इसके और बच्चों भी इससे हेल्प ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।